हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस गंज बड़सना में। जैसा कि दोस्तों आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण समास के बारे में जानेंगे। समास क्या होता है और समास को आसानी से रापचिक स्टाइल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। जैसा कि दोस्तों अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें समास से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं और आपको वहां से बहुत सारे मार्क्स भी मिलते हैं अगर आप समास को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का नोटिफिकेशन कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फटाफट बिना देरी किए ही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे समास को बहुत ही आसानी तरीका से। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आपको समास को पहचानने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग समास के बारे में जानेंगे कि समास क्या होता है। तो दोस्तों जो समास है ना, ये समास जो शब्द है, ये समास शब्द का जो अर्थ होता है ना, इसका अर्थ होता है सम्मिलन। सम्मिलन, ठीक है ना। समास का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो समास का अर्थ होता है सम्मिलन और सम्मिलन का अर्थ होता है मिलना। तो यहां पर पदों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है। आप बहुत सारे वीडियो को देखे होंगे, उसमें लोग बताए होंगे कि पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आप हमसे भी ज्यादा समास में जान रहे होंगे, लेकिन मैं आपको समास को पहचानने का ऐसा ट्रिक दे दूंगा कि आप कभी भी समास को भूलिएगा नहीं। बस लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो समास का जो अर्थ होता है वो होता है सम्मिलन, ठीक है ना। तो यहां पर पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। पदों के मेल को समास कहते हैं। आप लोग परिभाषा रटे होंगे, आपको याद कराया गया होगा कि पदों के मेल को ही हम लोग समास कहते हैं। तो यहां पर पद ही नहीं होता है, पद के साथ साथ शब्द भी होता है। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द अपने कारक और विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक हो जाते हैं, उन्हें हम लोग समास कहते हैं। या फिर पदों के मेल को भी हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये लोग परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग सिंपली समास को पहचानेंगे और समास को पहचानने का ट्रिक खोजेंगे कि और हम लोग आसानी से किस प्रकार समास को पहचान लेंगे। बहुत ही चुटकियों में पहचान लेंगे आप लोग। आइए, ये जो समास है ना, समास 4 प्रकार का होता है। अगर आप बात करिएगा तो समास वास्तव में 4 ही प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार कौन कौन होता है? देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं। पहला जो होता है अविभाव समास। अविभाव समास, ठीक है। मैंने आपको पहला कौन सा बताया? अविभाव समास। दूसरा की अगर आप लोग बात करिएगा तो दूसरा जो होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी आपको बताया जो समास होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमने आपको बताया कि अविभाव समास, दूसरा बताया तत्पुरुष समास। अगर आप तीसरा की बात करिएगा तो तीसरा जो होता है हम लोग का द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। और अगर आप चौथा की बात करिएगा तो चौथा होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के जो होते हैं 4 भेद होते हैं और ये चारों भेद हमने आपको बताया। पहला तो अविभाव समास, दूसरा हुआ तत्पुरुष समास, तीसरा हुआ द्वंद्व समास और चौथा हमने आपको बता दिया बहुव्रीहि समास। कोई दिक्कत नहीं है। और आप
कहिएगा कि समास का तो 6 भेद होता है, तो हाँ बिल्कुल ही समास का 6 भेद होता है। वो कैसे? तो देखिए जो तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास का 2 भेद हो जाता है। यहाँ पर तत्पुरुष समास के 2 भेद हो जाते हैं, इसलिए टोटल की अगर आप बात करिएगा, टोटल को जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना हो गया? 6। तो समास का 6 भी भेद होगा। कहीं कहीं आपको दिखाई देगा कि समास के मुख्यतः 4 ही भेद होते हैं, लेकिन आपको कहीं कभी भी 6 भी दिखाई देगा, तो उसे घबराने की कोई बात नहीं है। तो तत्पुरुष समास के 2 भेद कौन कौन? पहला होता है आपका द्विगु समास, द्विगु समास, और जो दूसरा हो जाता है वो हो जाता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। बता दिया ना मैंने आपको कि जो तत्पुरुष समास होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो द्विगु समास और जो दूसरा हो जाते हैं कर्मधारय समास। ये टोटली की अगर आप बात कर लेंगे तो टोटल मिलाकर आपके पास कुल कितने समास के भेद हो गए? 6 भेद हो गए। ये 6 भेद आपको पहचानना किस प्रकार है, इसका ट्रिक मैं आपको इतना ना शानदार बता दूंगा कि आप कभी भी नहीं भूले होंगे। अभी तक से आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया कर लाइक कर दे, और वीडियो अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग अविभाव समास को पहचानने का ट्रिक्स समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए समास में आप देखिएगा ना तो अधिकतम 2 ही पद होते हैं, जिसे यहां पर लिखते हैं राजकुमार, राजकुमार, यहां पर लिखते हैं रसोई घर, माता पिता, ठीक है। ये कुछ उदाहरण है समास का, एग्जाम्पल है। तो यहां पर देख रहे हैं राज और कुमार, राज को अलग कर सकते हैं और कुमार को भी अलग कर सकते हैं। तो यहां पर अधिकतम हम लोगों को समास में 2 ही पद देखने के लिए मिलते हैं। ये वाला पद को फर्स्ट पद बोल सकते हैं और इसको सेकंड पद बोल सकते हैं, यानी प्रथम पद, और हम इसको बोल सकते हैं द्वितीय पद, और इसको हम अंतिम पद भी बोल सकते हैं। क्लियर है? देखिए इसको पूर्व पद कहा जाता है, यानी जो प्रथम पद होता है हम लोगों का, प्रथम पद, प्रथम पद को क्या कहा जाता है? पूर्व पद भी कहा जाता है। पूर्व पद मतलब पहले का पद, यानी प्रथम पद। और जो अंतिम पद है, जो अंतिम पद है, अंतिम पद को हम लोग बोलते हैं उत्तर पद, उत्तर पद। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया कि समास में अधिकतम 2 ही पद होते हैं, एक तो प्रथम पद और एक होता है अंतिम पद, जिसको द्वितीय पद कहते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है और अंतिम पद को उत्तर पद कहा जाता है। इतना तो क्लियर ही होगा आपको। आइए अब हम लोग अविभाव समास को पहचानने का ट्रिक अपनाएंगे। तो देखिए अविभाव समास वैसा समास होता है जिसका पूर्व पद यानी पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? पूर्व मतलब पहले, तो किस समास का पूर्व पद प्रधान है? तो आप कह दीजिएगा अविभाव समास का पूर्व पद प्रधान है। ये क्वेश्चन डीएलएड में देखने के लिए मिला है, बीपीएससी में देखने के लिए मिला है, और आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी देखने के लिए मिला गया है। अक्सर ये बोर्ड एग्जामों में पूछा जाता है। तो यहां पर आपने समझ लिया कि जो अविभाव समास होता है उसका कौन सा पद प्रधान होता है? तो प्रथम पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पद प्रधान होता है। यानी जो अविभाव समास होता है साथियों, उसका पूर्व पद प्रधान होता है। यहां से आप लोग समझ गए। यही नहीं, अविभाव समास जो होता है ना, इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद जो होता है ना, वह उपसर्ग होता है। उपसर्ग, उपसर्ग मतलब उपसर्ग एक शब्द का छोटा सा अंश है, ठीक है ना। उपसर्ग शब्द का एक छोटा सा अंश है जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके विशेष अर्थ को प्रकट करता है। इसको हम लोग कहते हैं उपसर्ग। अलग से इसका मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग बोलिएगा तो, उपसर्ग और प्रत्यय का, ठीक है। बस इस वीडियो में हम लोग समास के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अविभाव समास का कौन सा पद
उपसर्ग होता है। तो जो प्रथम पद होता है वह उपसर्ग होता है और अव्ययीभाव समास का प्रथम पद ही प्रधान होता है। जैसे अगर आप बात करेंगे तो प्रति, ये जो प्रति देखते हैं प्रति, ये भी उपसर्ग है। उप, ये जितना भी चीज देख रहे हैं ये सब क्या है, उपसर्ग है। प्र, ये भी क्या है, उपसर्ग ही है। और यहां पर देखिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस समास के प्रथम पद प्रति, उप, प्र, बे ये सब लगा रहे तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या है, अव्ययीभाव समास। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन ये क्या हो गया, प्रतिदिन, ये कौन सा समास हो जाएगा, तो अव्ययीभाव समास। प्रतिकूल, ये भी क्या होगा हम लोग का, अव्ययीभाव समास। यहां पर उपकार, ये भी क्या होगा, अव्ययीभाव समास। उपहार, ये भी क्या होगा, अव्ययीभाव समास। यहां पर प्रकार, इसकी भी बात करिएगा तो क्या होगा, प्रलोक, ये लोग क्या हो जाएगा, सब अव्ययीभाव समास ही है। बेपनाह, बेपनाह, बेपरवाह, ये जितना भी देख रहे हैं सब अव्ययीभाव समास है। यानी हमने आपको अव्ययीभाव समास पहचानने का कई सारे टिप्स बता दिए, वो टिप्स आप याद रख सकते हैं। जिस समास के प्रथम पद यानी पूर्व पद में प्रति लगा हो, उप लगा हो, प्र लगा हो, बे लगा हो, वह सब के सब अव्ययीभाव समास के अंतर्गत ही आता है। जैसे हमने आपको बता दिया यहाँ पर प्रतिदिन, प्रतिकूल, उपकार, उपहार, यहाँ पर बता दिए प्रधान, प्रधान भी हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया प्रकार, प्रलोक, बेपनाह, बेपराह, ये जितना भी शब्द है आपको दिखाई दे रहे हैं सब के सब अव्ययीभाव समास ही हैं। यही नहीं है, एक और है, जैसे कुछ शब्द एक जैसे रहते हैं, जैसे रातों रात, रातों रात, ये दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, है ना, दोनों पद एक जैसे। दिनों दिन, दिनों दिन, ये दोनों पद को देखिएगा तो दोनों एक ही जैसा है। यहां पर साथों साथ, साथों साथ, अगर इस टाइप के आपको शब्द दिखाई देते हैं तो वो भी अव्ययीभाव समास के अंतर्गत ही आएंगे, कोई डाउट नहीं है। देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको कि रातों रात, दिनों दिन, साथों साथ, इस तरह के अगर शब्द आपको दिखाई देते हैं, इस तरह के पद दिखाई देते हैं तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये अव्ययीभाव समास ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये अव्ययीभाव समास आप पहचान जाएंगे आसानी से ही। अब आते हैं हम लोग तत्पुरुष समास, ठीक है ना। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद कहने का मतलब होता है उत्तर पद प्रधान होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास का जो होता है हम लोगों का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी अंतिम पद प्रधान होता है। या फिर क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर पद किस समास का प्रधान होता है, उत्तर पद किस समास का प्रधान होता है, तो आप कहिएगा तत्पुरुष समास का जो उत्तर पद होता है वही प्रधान होता है, यानी अंतिम पद प्रधान होता है। अब मेन बात रहा कि आप तत्पुरुष समास को किस प्रकार पहचानिएगा, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं, बस एक लाइन याद कर लीजिए आप कि जिस समास को विग्रह किया जाए, जिस समास को विग्रह किया जाए और विग्रह करने के बाद उन दोनों पदों के बीच में विभक्ति यानी कारक चिन्ह आ जाए तो उसको आप लोग बोलिएगा कि तत्पुरुष समास है। जैसे अगर हम बात कर दें यहां पर राजकुमार, 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 राजा का कुमार, राजा का कुमार क्या होता है, राजकुमार। तो ये जब इस पद को हम लोग विग्रह किए तो राजा और कुमार के बीच में ये का आया है ना, जो कि कारक चिन्ह है। तो इस टाइप के अगर आ जाता है विग्रह करने के बाद तो वह हम लोगों का हो जाता है तत्पुरुष समास। जैसे हम यहाँ पर बोल दे रसोई घर, रसोई
घर, ठीक है ना। रसोई घर मतलब रसोई, रसोई के लिए घर, के लिए घर। रसोई घर मतलब जहां पर खाना बनता है, जहां पर रसोइया खाना बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रसोई घर। तो रसोई के लिए, तो के लिए यहां पर देख रहे हैं कारक है कि नहीं, कारक चिन्ह है, और घर, यानी जिस समास को विग्रह करने पर कारक या विभक्ति चिन्ह आए, कारक या विभक्ति चिन्ह, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। बिल्कुल आप लोग पहचान गए होंगे। अभी दो समास को पहचानने का ट्रिक बताया हमने। पहला समास कौन सा बताया हमने, अव्ययीभाव, यानी जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, यानी पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है, उसको बोलते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जैसे प्रति, उप, प्र, बे और कुछ शब्द इस तरह के रहते हैं, एक साथ जैसे रहते हैं, तो उन सभी को हम लोग अव्ययीभाव समास के अंतर्गत रखते हैं। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत तो उस समास को रखा जाता है जिस समास को विग्रह किया जाए तो उसके बीच में यानी दोनों पदों के बीच में विभक्ति यानी कारक चिन्ह आए तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना। जैसे कुपमंडूक, यहां पर बोल दे कुपमंडूक, कुपमंडूक, कुपमंडूक मतलब कुएं का मेढक, किसका, कुएं का, कुएं, कुएं का मेढक, मेढक, कुएं का मेढक। तो यहां पर का जो है वो आप लोग का कारक चिन्ह है, यानी हम लोग बोल सकते हैं ये कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब हम लोग द्वंद्व समास की बात करेंगे, किसकी, द्वंद्व समास की। तो देखिए द्वंद्व मतलब दो, द्वंद्व मतलब दो, जिस समास के दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है ना, जिस समास के दोनों पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, यानी प्रथम पद भी और अंतिम पद भी, तो उस समास को हम लोग रखेंगे द्वंद्व समास के अंतर्गत, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समास के दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद यानी प्रथम पद और अंतिम पद दोनों प्रधान होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता पिता, यहां पर माता भी इंपॉर्टेंट है और पिता भी इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों पद यहां पर क्या है, प्रधान है। भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, चाचा चाची, चाचा चाची, लोटा डोरी, लोटा डोरी, ये जो शब्द देख रहे हैं ये दोनों पद प्रधान है, इसलिए दोनों को बोलेंगे हम लोग कि द्वंद्व समास है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यानी जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास है। जैसे मैंने आपको बता दिया माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, लोटा डोरी, बाबू सोना, इस तरह भी हो जाएगा, आप लोग बड़ा याद करते हैं, बाबू सोना, रात दिन, रात दिन, इस सारा चीजें इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। रोना धोना ये सब किसके अंतर्गत आएगा, तो हम लोगों का द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास को हम लोग किस प्रकार पहचानेंगे, तो देखिए बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ना कोई पद प्रधान नहीं होता है, न तो उत्तर पद प्रधान होगा और न तो पूर्व पद प्रधान होगा, न तो प्रथम पद प्रधान होगा और न तो अंतिम पद प्रधान होगा, इसका कोई पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। यानी बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, इतना बस आप याद के लिए रहिएगा। बहुव्रीहि समास में अधिकतर देवी देवताओं का नाम आता है। बहुव्रीहि समास में अधिकतर किनका नाम आता है, तो देवी देवताओं का नाम आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। तो बहुव्रीहि समास की अगर बात करिएगा तो इसमें आ जाएगा लंबोदर, 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 लंबा हो उदर, लंबा हो उदर, लंबा यानी बड़ा, उदर मतलब पेट, यानी किसका पेट बड़ा है, गणेश जी का। गजानन, गजानन,
गजानन, गज के समान आनन है जिसका, यानी गज की समान, गज मतलब हाथी, आनन मतलब सर, हाथी की तरह किसका सर है, तो गणेश जी का है, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे क्या है, हम लोगों का बहुब्रीहि समास है। पीतांबर, पीतांबर, ये टोटल पीतांबर विष्णु भगवान को बोला जाता है। यहां पर बोल सकते हैं गौरी, गौरी शंकर, गौरी और ये शंकर, देख रहे हैं सब देवी देवताओं का ही नाम है। तो जो देवी देवताओं का नाम होता है वह आता है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आगे बढ़िए, यहां से अगर आप देखिएगा, अब यहां पर द्विगु समास की बात करिएगा तो द्विगु की क्या होता है, द्विगु समास का पूर्व पद जो होता है, जो पहला पद होता है वो होता है संख्यावाचक, ठीक है ना, संख्यावाचक। बस मेरे भाई इतना याद कर लीजिए ना, इतना समझ लीजिए कि बस आपको पहचान करने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि कौन कौन सा समास है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि द्विगु समास का जो प्रथम पद होता है, यानी जो पूर्व पद होता है, वह क्या होता है, संख्यावाचक। संख्यावाचक कहने का मतलब जो संख्या का बोध कराता है, जैसे दे देगा द्विज, द्विज, द्वि मतलब दो होता है, ज मतलब ज, द्विज मतलब जो दो बार जन्म लेता है, चौराहा, चौराहा, त्रिवेणी, त्रिवेणी, ये सब जो चीजें देख रहे हैं जिसका प्रथम पद संख्यावाचक आ रहा है, यहां पर हो जाएगा आपका अष्टम, अष्टम। ये जो संख्यावाचक जो होते हैं ना, वह द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। सप्तर्षि, ये जो सप्तर्षि भी आप लोग देख रहे हैं यहां पर देखते हैं सप्तर्षि, सप्तर्षि, ये जो यहां पर लिख सकते हैं मासिक, यानी जो संख्या का बोध कराता है उसको हम लोग रखते हैं किस समास के अंतर्गत, तो द्विगु समास के अंतर्गत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है हम लोग का क्रमधार्य समास। तो क्रमधार्य समास में बस थोड़ा सा याद कर लीजिए कि क्रमधार्य समास में किसी दूसरे से तुलना किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रमधार्य समास में किसी से तुलना किया जाता है। जैसे चंद्रमुखी, जैसे क्या हुआ, चंद्रमुखी, यहां पर लिख देते हैं चंद्रमुखी, मुख किसके समान है, तो चंद्रमा के समान है, तो उसको बोलेंगे चंद्रमुखी। फिर यहां पर हम लोग बोल सकते हैं चंद्रबदन, चंद्र बदन, बदन किसके समान है, तो चंद्रमा के समान है। ये जो इसमें तुलना किया जाता है ना, जिसमें तुलना किया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे क्रमधार्य समास के अंतर्गत आता है। इस तरह आप लोग समास को पहचान सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो समास होते हैं ना, वह चार ही प्रकार के होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के दो भेद हो जाते हैं, एक हो जाते हैं द्विगु समास और एक हो जाता है क्रमधार्य समास। इसलिए समास को 6 भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं और 6 को आसानी से हम लोग पहचान लेंगे। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का नोटिफिकेशन कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंच जाए। तब तक के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।